become an immortal sage kid. अरे नहीं, मैं लेट हो गया। तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ, प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ, देखो आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किड किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? हाँ। मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज में बदलने वाली किट नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, हाँ? ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ। अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तो मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ, पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। ये लो। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ,
क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा। अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाह, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ। ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा। तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाह, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा था। और देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन इंसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा नाम इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है, नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया और जियान 1 वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी न करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान? ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया। नोबिता, मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो।
अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। हाँ, आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, 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 ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम चौंक गए ना? असल में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। Kindest cloth। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन। ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता करनी। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहते हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जियान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? हाँ? तुम इस मिरर में देख सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये लो। हाँ? हाँ? क्या बात है जियान? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ? तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा की तरह नजर आ रहा है नोबिता? तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। पर मुझे तो एक गोरिल्ला नजर आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ? अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जियान को अचानक क्या हुआ नोबिता? उसे मिरर में अपना चेहरा गोरिल्ला जैसा लगा। सुनियो। हाँ? तुम्हारा मतलब उसे आज पता चला? वो तो हमेशा गोरिल्ला लगता है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ नोबिता। तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? हाँ? मैं सोच रहा था आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? मुझे तो ये अभी कम लगता है डोरे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इससे क्या करना चाहती हो नोबिता? ये देखो। ऐसा मत करो। अगर मैं मिरर को इससे साफ करूंगा तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले शिजुका क्या कर रही थी। डोरेमोन, रुक जाओ नोबिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इस गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
नोबिता, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है डोरेमोन। अरे जरा मिरर में देखो। मुझे देखने दो। शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती। लेकिन एक बात तो है, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है डोरेमोन। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ? क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान। अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा, विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से तो मैं अपने आप दवाई भी नहीं लगा सकता। हाँ? मुझे माफ कर दो। मैं घर जा रहा हूँ। ये लो, थैंक्स, बाय बाय। हाँ? अरे ये जियान अचानक वापस क्यों चला गया? हाँ? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लेन कहाँ गया? हाँ! अरे नहीं, मेरा प्लेन तो पेड़ में अटक गया है। अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूंगा? अब मैं क्या करूं? तुम बहुत बुरे हो जियान। हाँ? उसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें भी सुनियो। हाँ, जियान बहुत बुरा है नोबिता। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता जियान कभी सुधर पाएगा शिजुका। लेकिन वो इतना बुरा तो नहीं है। वो सबसे बुरा है शिजुका। सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम जियान से बदला ले सके? ऐसा तो कोई भी गैजेट नहीं है। देखो, ऐसा मत कहो। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा डोरेमोन, वरना वो ऐसे ही हमें परेशान। हाँ? अगर है तो जल्दी दो डोरेमोन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों? दरअसल नोबिता, ये गैजेट बहुत खतरनाक है। सच में? देखो, हमें जियान के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए डोरेमोन। हाँ, नोबिता ने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम उसे मजा नहीं चखाएंगे वो नहीं मानेगा डोरेमोन। लेकिन उससे सिर्फ जियान को ही खतरा नहीं होगा। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। हमें यही चाहिए डोरेमोन। हाँ, लेकिन
सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी ना? अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम वो स्प्रे सिर्फ एक सैंपल था नोबिता, इसलिए 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या सच में डोरेमोन? क्या 3 घंटे बाद? तो अब क्या होगा? 3 घंटे बाद तुम्हें वहाँ दर्द महसूस होगा जहाँ जियान ने तुम्हें मारा है नोबिता। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, पहले मैंने इसे घोस्ट हाउस में भी यूज किया था। हाँ, इसका मतलब है जल्द ही तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। डोरेमोन! अरे क्या हुआ? हाँ? अरे नोबिता! अब मजा आएगा। मैं घर आ गया मॉम। जियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शॉप को खुला छोड़कर जाने की? बताओ मुझे। अब मैं शॉप पर नहीं बैठूंगा मॉम। क्या कहा तुमने? आपको हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है मॉम, मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये देखो। जियान, तुम्हें तमीज नहीं है। डोरेमोन, बचाओ मुझे। डोरेमोन! हेलो, नमस्ते और स्वागत है मेरे डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 9 के रिव्यू में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे डोरेमोन के एक और थ्रिलिंग रहस्यमयी एपिसोड की जो आपको हैरान कर देगा। डोरेमोन, हमारा फेवरेट नीला रोबोटिक कैट, नोबिता को अपने जादुई गैजेट से बचाता है, लेकिन हर बार कुछ नए सवाल छोड़ जाता है। तो अपने डिटेक्टिव कैप पहनो, पॉपकॉर्न ग्रैब करो और चलो डाइव करते हैं इस लेटेस्ट एपिसोड में। सीजन 20 का ये नया एपिसोड जो रिलीज हुआ 23 मई 2025 को है 2 मजेदार मिस्ट्री स्टोरीज का कूल कॉम्बो, दी विस्परिंग टाइम कैप्सूल और दी शैडो ट्रैकर। चलो शुरू करते हैं समरी रिव्यू और देखते हैं क्या है खास इस एपिसोड में। पहली स्टोरी, दी विस्परिंग टाइम कैप्सूल स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो स्कूल में हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए टीचर से डांट खाता है। वो घर आकर डोरेमोन से शिकायत करता है, यार हिस्ट्री तो टोटली बोरिंग है, कुछ मजेदार करो। डोरेमोन अपने क्लासिक स्टाइल में 4D पॉकेट से निकालता है एक गैजेट, टाइम कैप्सूल डिटेक्टर। ये गैजेट पुराने टाइम कैप्सूल्स को ढूंढ सकता है जो पास्ट या फ्यूचर में छुपाए गए हों। कितना कूल ना? नोबिता हमेशा की तरह जल्दबाजी में इस गैजेट को यूज करता है और स्कूल के पीछे एक पुराना टाइम कैप्सूल ढूंढ लेता है, लेकिन जब उसे खोलता है तो अंदर से एक अजीब फुसफुसाती आवाज आती है जो कहती है, मुझे रिलीज करो। नोबिता डर जाता है और डोरेमोन को बुलाता है। डोरेमोन चेक करता है और पता चलता है कि ये कैप्सूल फ्यूचर से है और इसमें कोई मैसेज लॉक है। मैसेज को अनलॉक करने के लिए नोबिता और डोरेमोन एक एडवेंचर पर निकलते हैं। वो स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हैं और पता चलता है कि कैप्सूल को किसी ने 50 साल पहले छुपाया था। लेकिन ट्विस्ट ये है, कैप्सूल की आवाज फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। क्या ये आवाज किसी फ्यूचर के इंसान की है जो नोबिता को कांटेक्ट करना चाहता है? हंगामा तब बढ़ता है जब कैप्सूल अपने आप ग्लो करने लगता है और स्कूल में अजीब शैडोज दिखने लगते हैं। क्या ये सच में भूत है या फ्यूचर का कोई गैजेट माल फंक्शन कर रहा है? डोरेमोन अपनी स्मार्टनेस से मिस्ट्री सॉल्व करता है, लेकिन आखिरी सीन में एक ऐसा क्लू छोड़ जाता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। थ्रिल, मजा और थोड़ा सा डर, ये स्टोरी है फुल ऑन। दूसरी स्टोरी, द शैडो ट्रैकर। दूसरी स्टोरी में नोबिता को स्कूल में एक नया टास्क मिलता है, अपने दोस्तों की हॉबीज पर प्रेजेंटेशन देना। नोबिता जो आलसीपन का किंग है, डोरेमोन से कहता है, यार कुछ आसान तरीका बता। डोरेमोन निकालता है शैडो ट्रैकर, एक गैजेट जो किसी के शैडो को फॉलो करके उसकी सीक्रेट हॉबीज बता सकता है। मस्त आइडिया ना? नोबिता इस गैजेट को ज्ञान और सुनियो पर यूज करता है, लेकिन गलती से वो शिजुका के शैडो को ट्रैक कर लेता है। शैडो उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है, एक पुरानी लाइब्रेरी।
वहाँ नोबिता को पता चलता है कि शिजुका रात में चुपके से कुछ रहस्यमयी किताबें पढ़ रही हैं। क्या शिजुका का कोई सीक्रेट? डोरेमोन और नोबिता इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लाइब्रेरी में घुसते हैं और वहाँ उन्हें एक हिडन रूम मिलता है। रूम में एक पुराना गैजेट होता है जो शैडोज को रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, गैजेट से एक सिग्नल निकलता है जो फ्यूचर से आ रहा है। क्या शिजुका की सीक्रेट हॉबी फ्यूचर से जुड़ी है? हंगामा तब और बढ़ता है जब ज्ञान और सुनियो भी इस मिस्ट्री में कूद पड़ते हैं और लाइब्रेरी में अजीब अजीब शैडोज दिखने लगते हैं। क्या ये शैडोज फ्यूचर के हैं या कोई पुराना गैजेट ट्रिक कर रहा है? डोरेमोन आखिर में सब कुछ फिक्स करता है, लेकिन स्टोरी एक सवाल छोड़ जाती है। शिजुका का सीक्रेट क्या था? एडवेंचर, ह्यूमर और मिस्ट्री का धमाकेदार मिक्स इस एपिसोड की खासियत। पहला, मिस्ट्री का थ्रिल। विस्परिंग टाइम कैप्सूल में फ्यूचर की आवाज और शैडो ट्रैकर में शिजुका का सीक्रेट बच्चों को स्क्रीन से बांधे रखता है। दोनों स्टोरीज में रहस्य का तड़का जबरदस्त है। दूसरा, गैजेट्स, टाइम कैप्सूल डिटेक्टर और शैडो ट्रैकर टोटली यूनिक है। खासकर वो सीन जहां कैप्सूल ग्लो करता है और शैडोज लाइब्रेरी में दौड़ते हैं, वो डर और हंसी का परफेक्ट कॉम्बो है। तीसरा, कैरेक्टर डायनामिक्स। इस बार शिजुका का रोल बड़ा है और उसका सीक्रेट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। ज्ञान और सुनियो की बेवकूफी हंसाती है और नोबिता की जल्दबाजी वही पुराना डोरेमोन वाइब देती है। हिंदी डबिंग भी शानदार है। डोरेमोन की सिर पकड़ने वाली आवाज और नोबिता की मासूमियत टॉप नॉच है। चौथा, लेसन। स्टोरी सिखाती है कि दूसरों के सीक्रेट्स में बिना परमिशन ताक झांक करना गलत है और जल्दबाजी मुसीबत ला सकती है। ये लेसन बच्चों के लिए मजेदार तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पांचवा, सस्पेंस। दोनों स्टोरीज आखिर में सवाल छोड़ती हैं। कैप्सूल की आवाज किसकी थी? शिजुका का सीक्रेट क्या है? ये सस्पेंस अगले एपिसोड का इंतजार बढ़ा देता है। क्या थोड़ा बेहतर हो सकता था? पहला, बैकग्राउंड डिटेल्स। शैडो ट्रैकर में लाइब्रेरी का सेटअप मजेदार है, लेकिन और डरावना हो सकता था। अगर कुछ भूतिया वाइब्स और होते तो थ्रिल डबल हो जाता। दूसरा, स्टोरी लेंथ। विस्परिंग टाइम कैप्सूल को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता तो कैप्सूल की बैक स्टोरी और डीप हो सकती थी। क्या वो फ्यूचर की किसी सिविलाइजेशन से था? थोड़ा और खुलासा अच्छा होता। तीसरा, एनिमेशन। सीजन 20 का एनिमेशन क्रिस्प है, लेकिन कुछ सीन्स में बैकग्राउंड सिंपल लगे। पुराने डोरेमोन एपिसोड्स के रंग बिरंगे डिटेल्ड बैकग्राउंड्स वाला फील थोड़ा मिसिंग था। कौन देखे? अगर तुम डोरेमोन फैन हो तो ये एपिसोड मस्ट वॉच है। 8 से 12 साल के बच्चों के लिए ये परफेक्ट है। पेरेंट्स भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट, फन और थोड़ा सस्पेंसफुल है। हिंदी कार्टून लवर्स के लिए डबिंग जबरदस्त है और अगर तुम्हें मिस्ट्री, एडवेंचर और थोड़ा सा डर पसंद है तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए टेलर मेड है। मेरा स्कोर, मैं इस एपिसोड को दूंगा 8.7 आउट ऑफ 10। मिस्ट्रीज थ्रिलिंग, गैजेट्स कूल और शिजुका का सीक्रेट सुपर इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा और डरावना बैकग्राउंड और डीप बैक स्टोरी इसे 10 बना सकता था। तुम्हारा स्कोर क्या है? कहाँ देखें? ये एपिसोड bilibili.tv पर अवेलेबल है। कुछ क्लिप्स फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर भी मिल सकती हैं। लिंक चेक करो और एंजॉय करो। आखिरी बात, डोरेमोन हमेशा दिल को छूता है। मिस्ट्री पार्ट 9 वही पुराना डोरेमोन मजा लाता है। नोबिता की बेवकूफी, डोरेमोन के गैजेट्स और ढेर सारी मिस्ट्री। इस बार सस्पेंस और शिजुका का सीक्रेट इसे एक्स्ट्रा स्पेशल बनाते हैं।
और कहा तो था, ये अपने टाइमलाइन बचपन के को लिए फिर से जीने की Men, listen carefully. The greatest trap you will ever fall into is believing that a woman's past does not concern you. Tonight, I will show you how her past, her choices, her mistakes, her loyalties can ruin your future. This is not about love, but about survival. Ignore this warning and you will live as a fool, destroyed by illusions. Men, listen carefully. You believe that when you meet a woman, you meet her in the present moment. You believe her smile, her laughter, her softness is what she truly is. But I tell you, you are not meeting her in the present. You are meeting the sum of her past. Every choice she has made, every loyalty she has broken, every path she has walked is carried into this moment with you. Do not be deceived by appearances, for the past is not buried. It breathes through her words, it lives in her habits, and it commands her future. Consider this: a ruler who ignores the history of his enemy is a ruler walking toward defeat. A kingdom has betrayed allies before, only a fool would trust its promises today. The same law applies to women. A woman's past is a mirror of her future loyalties. The man who closes his eyes to this truth will soon find himself betrayed, not because she suddenly changed, because he ignored the signs that were written long before she entered his life. Do you think loyalty appears out of nowhere? Do you think faithfulness springs forth like a fountain untouched by time? No. Loyalty is a pattern, a repeated act, a habit etched deep within the character. If she has broken promises before, it is not love for you that will stop her from breaking them again. If she has shown no restraint in her past, it is not your devotion that will teach her discipline. Men, you must understand her past is the clearest scripture of her nature. It is a book already written, and if you are wise, you will read it before you hand her the pen to write in yours. Many men destroy themselves because they fall in love not with the woman, with the illusion of who they believe she can become. They whisper to themselves, "She has changed. She is different now. With me, she will be loyal." But history is the greatest judge of character, and history has no mercy for those who ignore it. A woman who has betrayed another man will carry the same dagger in her sleeve when she walks beside you. A woman who has lived recklessly, who has been guided by desire rather than discipline, will not suddenly become a pillar of stability because she has entered your home. You are not the exception. You are only the next chapter. Imagine a general choosing a soldier for his army. Would he choose the man who fled from battle before? Would he hand him a sword and hope that this time he will stand firm? Or would he look for the soldier whose record is unbroken, whose courage has been tested, whose loyalty has never bent? The general would be a fool to choose the deserter, and yet many men do this very thing when choosing the women they allow into their lives. They ignore her history, and then they curse fate when they are betrayed. But it was not fate, it was their blindness. Understand this: every man and every woman carries a history. That history does not vanish with time. It does not dissolve with new love. It does not disappear with apologies. A woman who has made herself loyal, who has lived with honor, who has guarded her name with dignity. This woman's past becomes a shield for her future. She has proven her strength. But a woman who has left behind her a trail of broken promises, shattered bonds, and discarded men, carries with her not a shield, but a sword. And the man foolish enough to ignore this sword will feel its blade when he least expects it. Men often say, "The past should not matter, people can change." These are the words of the weak, the deluded, the man who wishes to escape the weight of reality. Yes, people can change. But change is not common. Change is not born simply from meeting a new man or whispering empty promises. Change is rare, and you must treat it as rare. To bet your future on the hope of change is to stake your fortune on the weakest of chances. A wise man builds on solid ground, not on the shifting sands of dreams. When you choose to bind yourself to a woman, you are not only choosing her present self, you are inheriting the legacy of her past. If her history is a history of loyalty, you inherit strength. If her history is a history of betrayal, you inherit weakness. And do not think yourself so unique, so powerful, that her patterns will not repeat with you. Men of every age have thought this, and men of every age have fallen the same way. The heart blinds them, and when the heart blinds, destruction follows. You must learn to study her past as a strategist studies the terrain of war. If the ground is muddy, you will not march your army through it. If the rivers are unsteady, you will not trust them to carry your ships. If her past is filled with storms, you cannot expect clear skies with her in your future. To do so is not only foolish, it is suicidal. And yet, how many men walk willingly into ruin, believing that love alone will conquer all? Love does not erase the past. Love is not stronger than habit.
Love does not transform chaos into order. Only discipline, only proven loyalty, only demonstrated character can do this. The man who ignores this truth surrenders his future. He trades his power for weakness, his clarity for blindness, his stability for chaos. And he does this willingly because he chooses to believe in illusions instead of facts. But illusions cannot defend a kingdom, illusions cannot protect a throne, and illusions cannot guard a man's heart. Only truth can. And the truth is simple: her past shapes her present loyalties, and her present loyalties determine your future. Men, do you know why rulers study the chronicles of war before they ride into battle? It is because the past is not dead. The past is alive. It breathes, it whispers, it repeats itself like a wheel that never stops turning. What has been done before is the strongest clue to what will be done again. And just as a kingdom's history predicts whether it can be trusted in alliance, a woman's history predicts the path she will walk with you. To ignore this is not noble, it is suicidal. You must understand, human beings are not creatures of sudden transformation. They are creatures of habit. Their actions, their choices, their betrayals, their victories, these are patterns carved into their very nature. If you wish to know where a woman will take you tomorrow, look first at where she walked yesterday. History is the map of character, and men who refuse to study it are like generals who enter unknown lands with no guide, no scouts, no preparation. And what awaits such generals? Defeat, disaster, and ruin. The man who says, "Her past is no concern of mine," speaks as a fool. Imagine a king who forms an alliance with a city known for treachery. He does so out of hope, out of desperation, or out of blindness. And when that city betrays him, as it has betrayed others before, he blames the gods, he blames fortune. The truth is he destroyed himself by ignoring history. The same law governs your dealings with women. If she has deceived before, if she has abandoned loyalty in pursuit of pleasure or convenience, what do you imagine will stop her from doing so again? Do you think it will be your charm, your devotion, your promises? No, men. She does not change for you. She repeats what she has always been. Consider how kingdoms record their chronicles. Every war, every treaty, every betrayal is written down so future rulers may learn and protect themselves. A wise man does the same when studying a woman. He does not look only at her present words, her present affection, her present behavior. He looks at her story. Who has she chosen before you? How has she treated them? Did she honor her commitments, or did she abandon them when temptation whispered? Did she value stability, or did she live in chaos? Her answers are already written in her history, and it is your task to read it. Do not confuse forgiveness with blindness. A ruler may forgive an enemy once, but he will never forget the betrayal, for he knows history repeats. If he does not keep this in mind, he is no ruler but a lamb to the slaughter. Men often forgive a woman's past and then choose to forget it, convincing themselves it will not matter. But when the same wounds are opened again, when the same patterns of betrayal resurface, these men cry out as though fate has cursed them. No, it is not fate. It is their refusal to learn from history. A man who ignores history deserves the ruin that comes for him. Let me ask you, do you believe that nations at war change their nature? Rome was ambitious. Even when beaten back, Rome rose again to conquer. Sparta was disciplined, and even when humbled, its military heart never faded. The Persians sought domination, and even after defeat, they returned to challenge Greece again. Why? Because history repeats. For history is simply the expression of character over time. The same applies to the woman you allow into your life. If her history shows recklessness, that recklessness will return. If it shows dishonor, dishonor will rise again. If it shows loyalty, then perhaps loyalty may endure. You must learn to study her as a ruler studies the nature of nations. The weak man blinds himself with the hope that the future will be different. He says, "She will not betray me, for I love her. She will not lie to me, for I am not like the others. She will not abandon me, for I am strong enough to hold her." These are illusions, the soft comforts of fools who cannot face truth. History laughs at such men, for history does not bend to their feelings. History does not rewrite itself because of their hope. History is merciless, and it repeats itself regardless of how much they dream. The man who refuses to learn from it will be broken by it. You must think of yourself not as a lover, but as a strategist. A strategist does not march blindly into foreign lands. He studies the rivers, the mountains, the roads, the people. He studies their victories and their defeats. He knows their strengths and their weaknesses. He prepares accordingly. Why then would you treat your own future with less care than a general treats a battlefield? Why would you not examine the history of the one person who has the power to shape the rest of your life? Her past is not decoration. It is the battlefield upon which your future will be fought. Ignore it, and you will lose.
Men who study history know what is coming. They are never surprised when betrayal returns, when loyalty falters, when chaos rises again. For them, it is expected, and so they are prepared. But the man who closes his eyes, who says, "What is past," is the man who lives unprepared. And unprepared men are always the first to be destroyed. History offers you the clearest vision of the future, and yet men continue to blind themselves willingly. They walk into the arms of women whose records speak of ruin, and they expect to build a fortress on sand. The tide washes it away, and they stand shocked, though they should have known from the beginning. When you meet a woman, understand that you are not beginning at page 1. The book has already been written. You are not her first chapter, you are merely her next, and the earlier chapters reveal what kind of ending awaits. The man who reads carefully knows what he is choosing. The man who refuses to read will be forced to live the story blindly, and blindness is the most dangerous condition a man can accept. For in blindness, he hands his future over to history, and history will always repeat what he did not have the courage to see. Men, hear me well. The greatest chains a man can wear are not forged by iron, but by his own blindness. The man who ignores the past, the man who closes his eyes to the truth of what has already been done, becomes a prisoner of the very history he chose to forget. He lives in illusions, and illusions are the cruelest jailers of all. They promise freedom, but they deliver only ruin. You believe the past is behind you. You believe her mistakes are buried, her betrayals forgotten, her reckless choices no longer relevant. But the past is not buried. The past is alive. It moves through her like blood. It whispers through her instincts. It commands her loyalties. And when you refuse to see it, when you dismiss it as meaningless, you are not avoiding chains. You are tightening them around your own neck. Look to the rulers of history. A prince who ignores the treachery of his allies is doomed to repeat the same betrayal. A general who forgets the mistakes of the last war will lead his soldiers into the same slaughter. Why? Because the past is not gone. The past is a teacher. If you learn from it, you are free. If you ignore it, you are enslaved. And the same law rules your dealings with women. If you do not study her history, if you refuse to measure the weight of her past, you will repeat the same pain endured by the men before you. Their ruin will become your ruin, their wounds your wounds, their downfall your downfall. Men often cry, "I trusted her, and she betrayed me." But trust without examination is not trust, it is foolishness. If she betrayed another before you, then what were you expecting? If she abandoned loyalty when it was difficult, why did you believe she would be loyal to you when temptation appeared? You ignored her past, and because you ignored it, you are now chained by it. She has not imprisoned you. You have imprisoned yourself, because you refuse to see what was always before your eyes. The prisoner of the past is the man who builds castles on illusions. He tells himself, "She has changed. It will be different. My love will inspire her loyalty. My devotion will secure her faithfulness. My strength will fix her chaos." These are not strategies, these are delusions. And when reality returns, as it always does, the illusions crumble, and the man finds himself surrounded by the ruins of his own denial. He thought he was free, but he was chained from the beginning. Chained to the very history he ignored. Do you think time heals all? Time does not erase character. Time does not cleanse habits. Time does not rewrite history. A woman who lived by impulse in her past will live by impulse again. A woman who disrespected loyalty before will disrespect it again. It is not that she cannot change. It is that most do not. Change is rare, and men are fools to gamble their entire future on the rarest of outcomes. The wise man does not build his kingdom on exceptions. He builds it on the rule, and the rule is this: patterns repeat, history returns, the past enslaves those who refuse to confront it. The prisoner of the past does not see the chains he wears. He believes he is free because he chose blindness. But blindness is not freedom, it is surrender. When you refuse to look at her history, you surrender your power to it. You hand over your future to the very ghosts you deny. You may not see them, but they guide her choices, they shape her instincts, they define her limits. And when the same betrayals rise again, you will stand shocked, wounded and broken, wondering how you did not see it coming. But the truth is simple: you did not want to see. You chose blindness, and blindness is a prison without walls. Imagine a ruler who refuses to study the rebellions of his provinces. He ignores the signs, he dismisses the warnings, he closes his ears to the whispers of history. One day the rebellion rises again, the same province breaks faith, and his kingdom bleeds. Was he betrayed? Yes, but was he surprised? Only because he wanted to be. For the rebellion was always there, waiting, and he chose to walk into it unprepared. You are no different when you ignore the past of a woman who stands before you. Her history is her province.
If betrayal has risen there before, it will rise again, and if you ignore this, you will find yourself chained to the same destruction as the men before you. Men often ask, but does her past define her completely? And I say this, the past does not define absolutely, but it predicts relentlessly. Just as the history of nations cannot tell you every detail of tomorrow, but it can show you the direction of their future, so too does a woman's history reveal her path. If her past is chaotic, do not expect order. If her past is loyalty, you may hope for it to continue. But if you ignore her history altogether, you step into the future blind, and blindness is the surest path to chains. Do not mistake chains for love. Many men remain bound because they believe their suffering is sacrifice, their blindness is devotion, their weakness is compassion. They carry her past as though it were theirs to redeem. But a man cannot redeem what he did not destroy. He cannot cleanse what he did not corrupt. He cannot rewrite the story that was written before he appeared. He can only choose to accept it or to walk away from it. Those who accept blindly become prisoners of that story, dragged along its path until it destroys them. Those who confront it may yet escape. The world belongs not to the dreamers, but to the realists. The realist sees chains before they tighten, while the dreamer notices them only when he can no longer move. The realist studies the past and chooses wisely, while the dreamer closes his eyes and tells himself that love alone will save him. The realist is free, but the dreamer is a prisoner. And in matters of women, as in matters of power, the dreamers are the first to fall. Men, strength is not measured by how loudly you speak, nor by how tightly you hold to your feelings. Strength is measured by clarity, by the ability to see truth as it is, without the fog of illusions. The weak man deceives himself and calls it love. The strong man sees reality and calls it wisdom. This is why I tell you the strong man uses knowledge, not illusion. The man who builds on knowledge builds on stone. The man who builds on illusion builds on sand, and the tide of life will wash him away. Consider the rulers of history. The prince who survives is the one who gathers intelligence, who studies his enemies, who seeks the truth even when it is unpleasant. He does not tell himself comforting lies about their intentions. He does not blind himself with hope. He demands facts. He seeks evidence. He judges coldly. It is the ruler who blinds himself with illusions, who believes false promises, who mistakes flattery for loyalty, who is conquered. And men make the same error in their dealings with women. They do not use knowledge. They embrace illusions, and illusions destroy them. The illusion tells you she has changed. The illusion tells you her past has no weight. The illusion tells you that you are different, that she will be loyal to you because you are not like the others. These illusions feel warm, they feel comforting, they make you believe you are secure. But security built on lies is no security at all. It is a trap, a prison, slow destruction. Knowledge, on the other hand, may feel cold, may feel merciless, but it saves you. Knowledge protects you. Knowledge frees you from the chains that illusions wrap around your neck. Do not think strength comes from ignoring the truth. That is weakness disguised as nobility. The strong man does not say, "I will overlook her past, for I am greater than it." That is the language of pride, and pride blinds. The strong man says instead, "I will see her past for what it is, I will weigh it, I will study it, and I will decide with clarity." This is not cruelty. It is survival. The lion does not close his eyes when the hunter raises a spear. The lion watches, measures, and acts with precision. So too must a man when dealing with women whose histories hold the power to shape his future. You may love her beauty, you may enjoy her company, you may feel warmth in her presence. But these feelings are illusions if you let them cloud your judgment. Feelings do not erase history. Desire does not erase betrayal. Hope does not erase patterns. If you rely on illusions, you are like a ruler who defends his kingdom with paper walls. They may look strong from a distance. The moment the enemy presses against them, they collapse. Knowledge, however, is the stone fortress that no enemy can easily breach. Knowledge demands discipline. It demands you look where most men refuse to look. It demands that you ask questions others fear to ask. What has she done before you? How has she treated those who trusted her? What choices has she made when no one was watching? Men who seek truth will find answers, and those answers will guide them. But men who hide behind illusions will never ask, never look, never seek. And because of this, they will fall into the same traps that history has already set before them. The weak man believes love makes him strong, but love without knowledge makes him weaker than a child. A child believes in fairy tales, in happy endings, in promises without weight. A man must not be a child. A man must be a ruler of his own life. And rulers do not govern with illusions.
They govern with truth, however harsh, however bitter. A man who cannot look at the truth is unfit to rule himself, and if he cannot rule himself, he will be ruled by others, by women, by desire, by deception, by his own blindness. The strong man accepts reality as it is. He does not need the comfort of illusions, because he has the courage to face the truth. This courage is the foundation of power. When you know what you are dealing with, you cannot be surprised. When you see clearly, betrayal cannot blindside you, cannot ensnare you, illusions cannot chain you. You may still choose to engage, but you will do so with eyes open, with a mind sharp, with a heart guarded. This is true strength, not running from reality, but mastering it. Weak men often call this cruelty. They say, you are too harsh, you are too suspicious, you are too cold. But these are the complaints of those who have chained themselves to illusions. They fear truth because truth exposes their weakness. The strong man does not fear the truth. He wields it. He uses it as a weapon, as a shield, as a guide. For the man who embraces truth cannot be easily deceived. He cannot be destroyed by lies, because he sees them before they strike. He cannot be ruined by false loyalty, because he has studied the patterns and knows when to withdraw. The strong man uses knowledge, and in knowledge, he finds freedom. Ask yourself, what do you desire more? To feel comfort today, or to secure power for tomorrow? Illusion offers you comfort today, but demands you pay with ruin tomorrow. Knowledge offers you discomfort today, but rewards you with stability, with control, strength in the days to come. The weak man always chooses comfort. The strong man always chooses clarity. And this single choice separates the rulers from the ruled, the free from the imprisoned, the strong from the broken. You must remember, the world is not kind to the blind. History does not forgive the dreamers. Women do not reward illusions. Only the man who sees clearly can protect himself. Only the man who uses knowledge can remain free. Only the man who rejects illusions can guard his throne, his name, his future. Knowledge is power, and power belongs to those who are willing to see the world as it is, not as they wish it to be. Men, I have shown you the truth. A woman's past shapes her present loyalties. History itself predicts her future. The man who ignores this becomes a prisoner of the very illusions he clings to. And the strong man, the man who survives, is the one who uses knowledge, not comforting lies. These are not words of romance, but laws of survival. You can choose blindness and walk into chains, or you can choose clarity and walk with power. Remember this always, her past is not buried, it is alive. And if you do not master it, it will master you.